me remind once again what we studied yesterday in class. Actually we were studying the thermodynamic, और thermodynamic में हमने बताया कि thermodynamic क्या है, साइंस की ब्रांच है. It is a branch of science which deal with the quantitative relationship between heat and other form of energy. हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है जो हमें साइंस की ब्रांच, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक. उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक है. और थर्मोडायनेमिक में हम बेसिकली दो चीजों की स्टडी करते हैं, वन इज सिस्टम एंड अनदर वन इज सराउंडिंग. ठीक है, सिस्टम हम उसे कह रहे हैं जिसको हम सेलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, या जिस पर हम थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग चेंज इन एनर्जी की स्टडी करते हैं. तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कि वो सिस्टम है. तो सिस्टम के लिए हमने कहा था सिस्टम छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है. जैसे सिस्टम कोई कप ऑफ टी भी हो सकता है, सिस्टम कोई एक टेस्ट ट्यूब भी हो सकती है. ठीक है, सिस्टम जो है एक पूरा सीड भी हो सकता है. ठीक है, और सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग इज द लिमिटेड एरिया अराउंड द सिस्टम विच इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन हीट इन सिस्टम. सिस्टम में जब चेंज इन हीट होता है तो उससे जो इफेक्ट होता है सराउंडिंग एरिया, जो चारों तरफ का एरिया, उसको हम लोग उसकी सराउंडिंग कह रहे हैं. ठीक है, और बेसिकली हम इसको यूं भी कहते हैं कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम के अलावा है, सिस्टम को हटा दें आप यूनिवर्स में से, उसके अलावा जो कुछ बच गया, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग. तो हम यूं कह सकते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स, यानी सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर के पूरा यूनिवर्स बनता है. साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि सिस्टम जो है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओपन सिस्टम, ठीक है, जो हीट और मास दोनों का एक्सचेंज कर सकता है. क्लोज सिस्टम, जो केवल हीट का एक्सचेंज करता है, मास का एक्सचेंज नहीं करता है. और तीसरा हमने देखा था आइसोलेटेड सिस्टम, जो न तो हीट का एक्सचेंज करेगा नहीं मास का एक्सचेंज करेगा. ठीक है, इसके बाद फिर हमने जो आगे स्टडी किया था वो था हमारे पास में, अब उसके आगे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, that is microscopic properties. Microscopic properties. ठीक है, अब देखो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो इसका मतलब इसमें वो सारी प्रॉपर्टी आएंगी सिस्टम की, ठीक है, विच अराइज फ्रॉम द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, आयन. यानी जो हमारे पास सिस्टम में एटम, मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं, उन सब की वजह से जो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो उसकी क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है. सॉरी, मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि एक साथ होगी ना, मैक्रो लिक्विड, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहेंगे. तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किसे कह रहे हैं, और फिर आगे चलते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, हाँ बोलिए बेटा. तो हम कह रहे थे यहां पर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच अराइज फ्रॉम कलेक्टिव behavior of large number of species. और ये लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज कौन हो सकती हैं, एटम हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एंड दे मे बी आयंस. ठीक है, आयंस भी हो सकते हैं. ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. ओके, तो एक बार वापस रिमाइंड करा रहा हूं, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो कि ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ग्रुप ऑफ आयंस की वजह से हो, उनके कलेक्टिव बिहेवियर को शो कर रही हो, तो उसे हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है. जैसे अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है, हम बात करते हैं टेम्परेचर की, हम बात करते हैं विस्कोसिटी की, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, ठीक है. तो ये ऐसी, बिल्कुल प्रेशर हो सकता है, इट मे बी प्रेशर. तो ये वो प्रॉपर्टीज है जो केवल एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक आयंस की वजह से नहीं होती,
जो ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ आइंस की वजह से होती है। ठीक है ना। तो आप जैसे विस्कोसिटी है, इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी, अब फ्लो अकेला एटम थोड़ी फ्लो करेगा, तो फ्लो करने के लिए आपके पास में ग्रुप ऑफ एटम होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए, तो उसकी वजह से हम उसका विस्कोसिटी या फ्लूइडिटी देखते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपके पास में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम अपन लोग नहीं फाइंड करते हैं क्योंकि वो तो मेजरेबल नहीं है वो। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक टर्म में तो किया जा सकता है, बट मैक्रोस्कोपिक टर्म में हमें क्या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, उनका हम वॉल्यूम देख सकते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, तो कितना वॉल्यूम है। ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कह रहे हैं। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। मैक यस। तो वो तो बेटा, हाँ बिल्कुल, वो उसके अंदर विस्कोसिटी जो होती है वो तो खैर आपके इस बार सिलेबस में से हटा दिया है, वो आपके स्टेट ऑफ मैटर के अंदर था। ठीक है। उसके बारे में भी बात करते हैं हम, लेकिन एक बार ये सिलेबस हो जाए उसके बाद हम उसके बारे में भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे देखेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम लगता है तो। ओके। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज वी आर डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। एंड द फर्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव, एंड सेकेंड इज इंटेंसिव, इंटेंसिव। ठीक है। एक्सटेंसिव हम किसको कह रहे थे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम उन प्रॉपर्टीज को कह रहे थे, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ध्यान रखना। ठीक है। विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। ठीक है। अगर मैटर की क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम कह सकते हैं, अगर वो कम या ज्यादा होता है तो ये प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, मास है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो एग्जांपल में हो सकता है मास, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, डेंसिटी, so all these properties are extensive properties। और जैसा हमने कल एग्जांपल भी लिया था कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, इट इज 1 kg, इफ यू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट, तो आपने क्या किया, क्वांटिटी को हाफ हाफ कर दिया है, तो यहाँ पर इसका वेट भी कितना हो जाएगा, हाफ kg और हाफ kg हो जाएगा। तो मतलब जो kg 1 kg था वो सेम नहीं रहा, आपने जब क्वांटिटी को हाफ किया तो आपके पास में उसकी वैल्यू भी हाफ हो गई। तो इसका मतलब ये वो वैल्यू है विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी हाफ करेंगे, वैल्यू हाफ हो जाएगी। सिमिलरली टेम्परेचर है, सॉरी टेम्परेचर वही रहेगा ना, टेम्परेचर मतलब आप, सॉरी, ठीक है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है। ठीक है। और इसके अलावा एनर्जी हो सकती है, एनर्जी ले सकते हो आप, एनर्जी, हीट कैपेसिटी ले सकते हो, हीट कैपेसिटी। नहीं, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली टेम्परेचर क्यों नहीं होगा अभी बता रहे हैं अपन। तो ये तो मैंने अभी बताया आपको, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी। ठीक है। ये तो आपके पास में एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है। अब अगर मैं इंटेंसिव की बात करता हूं, तो इंटेंसिव में हम टेम्परेचर को रखते हैं। देखिए क्यों रखते हैं टेम्परेचर को इंटेंसिव में, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, ये वो प्रॉपर्टी है which does not या which do not depend just a minute बेटा, quantity, just a minute, okay, now I think it is visible, okay, so which do not depend on quantity of substance। ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, बट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसके एग्जांपल में हम यह लिख रहे हैं, एग्जांपल इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है? अच्छा, डेंसिटी भी यहां नहीं आएगा, ठीक है, डेंसिटी भी नहीं आएगा, फिर डेंसिटी भी यहां आएगा आपके पास में, डेंसिटी। देखिए कैसे आएगा, समझते हैं इसे। सपोज हमारे पास में, सपोज वी हैव 1 लीटर
वाटर, आपके पास 1 लीटर वाटर है और इस वाटर का जो टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है। इफ यू डिवाइड दिस वाटर इनटू 2 इक्वल हाफ, अगर दो बराबर भागों में इस वाटर को डिवाइड कर देते हो, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया दो बराबर भागों में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसका 50 डिग्री सेल्सियस और इसका 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने 1 लीटर पानी को गर्म किया, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन यू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट इट विल बिकम 50 डिग्री सेल्सियस। ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा। आपने क्वांटिटी को हाफ हाफ किया तो उसका टेम्परेचर हाफ नहीं हुआ। तो इसका मतलब टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जो है उन्हें हम कहते हैं इंटेंसिव। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखें, टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि डिपेंड करती हैं किस पर? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं। प्रेशर भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है, प्रेशर को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, प्रेशर कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, एनी डाउट बेटा? रिपीट योर सेंटेंस अगेन। हाँ बिल्कुल आ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं अपन एक बार। एक्चुअली अगर हमारे पास में दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं तो ध्यान रखें, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है इट इज ऑलवेज एक्सटेंसिव। तो यहां ध्यान रखें, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। कैसे होगा देखिए, हमें पता है कि वॉल्यूम जो है इट इज एक्सटेंसिव, ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भी शो करता है। मास इज आल्सो एक्सटेंसिव, ठीक है, मास इज आल्सो एक्सटेंसिव। अब दोनों का रेशियो लेते हैं। सपोज वी हैव मास अपॉन वॉल्यूम एंड वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, mass upon volume is density and density is intensive property, तो remember this thing, इसको भी ध्यान रखना अच्छी तरह से कि दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट टर्म। ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं जो टॉपिक है हमारा दैट इज स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो लेट्स सी स्टेट वेरिएबल्स। अब ये स्टेट वेरिएबल्स किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें एक टर्म आई है हमारे पास स्टेट। तो स्टेट से हम क्या समझते हैं? स्टेट मतलब जैसे किसी भी हमारे पास कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास किसी सिस्टम की जो स्टेट है वो किससे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे अपने पास में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को शो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसका स्टेट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी अपन डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में कि स्टेट वेरिएबल किसे कहा जा सकता है। तो स्टेट वेरिएबल क्या है? एक्चुअली द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, द कंडीशन of the system which is described in term of certain
in term of certain measurable properties, certain measurable properties, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, सच है टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। समझना इस चीज को, क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो सिस्टम की जो कंडीशन होती है, ठीक है, सिस्टम हमें पता है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सिस्टम हम किसी भी चीज को मान सकते हैं, चाहे वो हमारे पास में कोई गैस एक कंटेनर में क्लोज्ड है, वो एक सिस्टम हो सकती है। एक कंटेनर में लिक्विड हमने डाल रखा है, वो एक सिस्टम हो सकता है। किसी कंटेनर में ऐसा सब्सटेंस डाल रखा है जो मतलब बर्न हो सकता है या हीट प्रोड्यूस कर सकता है, उसको भी हम लोग सिस्टम मान सकते हैं। तो उस सिस्टम की जो कंडीशन है, ठीक है, सिस्टम की जो कंडीशन किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया, वॉल्यूम बढ़ गया या घट गया, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो वो उसकी कंडीशन को बता रहा है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ सर्टन मेजरेबल प्रॉपर्टी, जिसको अपन कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे टेम्परेचर से डिस्क्राइब करते हैं, वॉल्यूम से डिस्क्राइब करते हैं या प्रेशर से डिस्क्राइब करते हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। और इसको बहुत सरल भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं जो किसी सिस्टम के स्टेट को बताते हैं कि अब सिस्टम किस स्टेट के अंदर है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है या बढ़ गया है, कम हो गया है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया है। तो जो किसी भी सिस्टम के स्टेट को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो हम स्टेट कैसे देख करके बताएंगे भाई, वॉल्यूम से चेंज को मेजर करेंगे हम लोग, टेम्परेचर से चेंज को मेजर करेंगे, ठीक है, या फिर प्रेशर से चेंज को मेजर करेंगे। तो जब भी हमें पता चलेगा कि इसकी स्टेट चेंज हुई है कि नहीं हुई है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जिनसे हम इन चीजों का पता लगा पा रहे हैं, दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, उन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। अब स्टेट वेरिएबल से मिलती जुलती एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, देखिए स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शंस क्या है, एक्चुअली स्टेट वेरिएबल जो है वो खुद स्टेट फंक्शंस तो होते ही होते हैं, इसके अलावा भी कुछ स्टेट फंक्शंस और होते हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक्चुअली स्टेट फंक्शंस वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है स्टेट ऑफ सब्सटेंस पर या स्टेट ऑफ सिस्टम पर, ठीक है, और डिपेंड नहीं करती किस पर, पाथ पर, जिससे कि उसकी स्टेट चेंज होती है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, तो पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू depends on the state of system, ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करे, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, उस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, बाय विच दिस स्टेट हैज बीन अटेन्ड, बाय विच दिस स्टेट हैज बीन अटेन्ड, ठीक है, इसको समझना क्या है ये, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है स्टेट ऑफ सिस्टम पर। स्टेट ऑफ सिस्टम दो तरह के होते हैं बेटा, जैसे एक तो होता है इनिशियल स्टेट, ओके, एक होता है हमारे पास में फाइनल स्टेट, ठीक है, एक इनिशियल स्टेट होता है और एक फाइनल स्टेट होता है। अब इनिशियल स्टेट से मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, अभी इसका इनिशियल स्टेट है ये V1, ओके, आपने क्या किया, इस पर प्रेशर अप्लाई किया, तो जब प्रेशर अप्लाई किया तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम जो है इस प्रेशर की वजह से डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होकर के इसका वॉल्यूम अब डिक्रीज हो गया है, नाउ इट हैज बिकम V2, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, ठीक है, तो इसको मैं डेल V से डिनोट करूंगा।
तो आप कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम में से सॉरी फाइनल वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो आप, तो आपको पता चल जाएगा वॉल्यूम कितना हुआ। तो क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो मैं इसको नेगेटिव वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना, डेल वीई सॉरी माइनस वीई, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर स्टेट में क्या चेंज हुआ, तो आप स्टेट में चेंज कैसे फाइंड करोगे? आप फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस करोगे, तभी आपको डिफरेंस मिलेगा। तो यानी वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारी क्वांटिटीज जो डिपेंड करती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो इनिशियल और फाइनल स्टेट से फाइंड कर पाऊंगा मैं, उन सबको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन है। वो सब उन सबको हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो ये इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, उस पाथ से डिपेंड नहीं, उस पाथ पर डिपेंड नहीं करते जिससे इस स्टेट को चेंज किया। पाथ से मेरा मतलब क्या है कि आपने प्रेशर को कैसे चेंज किया है। प्रेशर को आपने भाई किसी पंप से, पिस्टन से चेंज किया है, या फिर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ चेंज करके किया है, मतलब उस पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बस इनिशियल और फाइनल को आपको यूज में लेना है और आपको चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। उस पाथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं, मान लो आपने सनलाइट में रखा किसी ऑब्जेक्ट को, टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है। आपने उसको हीट किया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस तो आया। सो आपने पाथ का मतलब है बाय विच मेथड यू हैव चेंज द टेम्परेचर, दैट इज द पाथ, ठीक है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। अब स्टेट फंक्शन में क्या है देखो, टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, ठीक है, वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है, प्रेशर भी स्टेट फंक्शन है, एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि एनर्जी भी ऐसी फाइंड की जाती है फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी डिक्रीज करके। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि स्टेट पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, जिन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी आप ये समझ लें जो इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करें वो होती है हमारे पास स्टेट फंक्शन, ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, इसको रफ कर देते हैं बेटा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं आगे, इट वॉज स्टेट फंक्शन। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। व्हाट आर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है? एक्चुअली ऑल दोज प्रोसेस, हमें थर्मोडायनेमिक्स तो हमने अभी स्टडी किया था कि थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स तो वो था जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि चेंज इन एनर्जी की, कि जब भी कोई चेंज इन एनर्जी हो रहा है किसी सिस्टम के अंदर, सराउंडिंग को दे रहा है एनर्जी, सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है, तो उसकी स्टडी कर रहे हैं, वो थर्मोडायनेमिक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है? तो वो सारे प्रोसेस है ना विच ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जिसकी वजह से सिस्टम के स्टेट में चेंज आता है। अब स्टेट से मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसका वॉल्यूम ही चेंज होगा, स्टेट शेप ही चेंज होगा। स्टेट से मतलब है टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ठीक है, प्रेशर चेंज हो सकता है, एनर्जी चेंज हो सकती है। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी भी चीज में चेंज आ रहा है जिन प्रोसेस से, उन सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख दें। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस which bring about the process which brings about the change in the state, the change in the state of the system is called थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। वो सारे प्रोसेस जिसमें कि आप किसी सिस्टम की स्टेट में चेंज करते हैं। तो मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं बेटा, स्टेट से कई बार हमारे माइंड में क्या आता है? फिजिकल स्टेट, मतलब उसका शेप वगैरह, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है, वॉल्यूम हो सकता है स्टेट ऑफ चेंज, बट टेम्परेचर भी आता है स्टेट में, ठीक है। स्टेट चेंज हो रही है तो एनर्जी भी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर ये चीजें चेंज होती दिख रही हैं तो इसका मतलब वो कौन सा प्रोसेस है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है।
अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइप्स देखते हैं इसके, ठीक है, टाइप्स की स्टडी करते हैं। तो टाइप में पहला टाइप आता है हमारे पास, जिसे हम लोग कह रहे हैं दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो, आइसो मीन्स हो गया, आइसो मीन्स हो गया कांस्टेंट, ठीक है, और थर्मल मीन्स हो गया हीट और टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो इसका मतलब यह है कि आप प्रोसेस कैरी आउट करा रहे हैं, ठीक है, चेंजेस हो रहा है स्पेस के अंदर, लेकिन एक चीज में चेंज नहीं हो रहा, और वो चीज क्या है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और उसकी इनिशियल और फाइनल, तो उसे आप क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं, इसकी डिफाइन करें तो इट इज अ प्रोसेस विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रोसेस विच आर कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहे हैं उन्हें हम आइसोथर्मल बोलते हैं। अब कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हुआ डेल टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसका मतलब हुआ डेल टी इक्वल टू जीरो। डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है आपके पास में, जीरो, यानी टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। बाकी सब में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, ठीक है, एनर्जी चेंज हो सकती है। यस, वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा? ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो आई थिंक आइसोथर्मल इज, कि आइसोथर्मल क्या होता है। अब एक चीज और बताते हैं, देखो आइसोथर्मल में जैसा मैंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दो केसेस लेते हैं हम, सपोज वी हैव अ सिस्टम, ये हमारे पास में एक सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम में जो रिएक्शन हो रही है दैट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसके अंदर हो रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हीट इवॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा इस सिस्टम का, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो जो प्रोसेस, ये सिस्टम है, ये क्या करेगा, सिस्टम जो है वो हीट किसको देगा, हीट सराउंडिंग को देगा, दिस इज सराउंडिंग, इसके चारों तरफ का जो रीजन है उसको हम सराउंडिंग करें। और दूसरा केस अगर हम देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास ये सिस्टम है और सिस्टम में होने वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, ओके, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इस एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आप देखिए, क्योंकि हमें पता है एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से जिस कंटेनर के अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ये सराउंडिंग से हीट को लेगा, ठीक है, हीट विल बी एब्जॉर्ब। तो हीट का फ्लो कहां होगा, हीट का फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ होगा, ये सराउंडिंग, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को समझना। अगर हम किसी आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो आइसोथर्मल की नेसेसरीली कंडीशन होती है कि चेंज इन टेम्परेचर शुड बी जीरो, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर शुड बी नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ दो कंटेनर लिए हैं, इन दो कंटेनर में आप आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहे हैं। अब हो सकता है इसमें होने वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें होने वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है। In exothermic reaction, heat is evolved. Heat is evolved, and because of the evolution of heat, the temperature increases. Temperature increase हो जाता है। तो उस temperature increase नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो इस प्रोसेस में जो सिस्टम है वो सराउंडिंग को हीट दे देगा, ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे देगा। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सराउंडिंग से हीट ले लेगा ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखे, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोसेस मान लो मैं ऐसे सिस्टम में कराऊं जो क्या है, आइसोलेटेड है, खैर उसका तो अलग से अपन पढ़ेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं अपन उसको, इसमें नहीं पढ़ेंगे अपन उसको, ठीक है। सो आई थिंक ये हो गया, चलो ये तो आइसोथर्मल हो गया। आई थिंक आइसोथर्मल इज क्लियर टू यू। अब आइसोथर्मल के बाद दूसरा जो आता है प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल के बाद दूसरा प्रोसेस आता है दैट इज एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक की बात करते हैं, सेकेंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है।
तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, जिसको आप आइसोलेटेड सिस्टम में कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, विच इज कैरिड आउट इन आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको आप आइसोलेटेड सिस्टम में कराते हैं उसे आप एडियाबेटिक कहते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें न तो हीट इवॉल्व होती है और न ही हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां ध्यान रखें, वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो डेल क्यू है, डेल क्यू किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डेल क्यू इज चेंज इन हीट इसको कहा जाता है। तो चेंज इन हीट जो है वो जीरो रहेगी पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। न तो हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा और न ही हीट को इवॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए आप यहां पर, ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है, और इसमें ये सिस्टम ले लिया हमने, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें चारों तरफ क्या लगा हुआ है? इंसुलेटर लगा हुआ है। अब इसमें आपको रिएक्शन करा रहे हैं जो एक्सोथर्मिक है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट इवॉल्व होती है जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहां पर ये क्या करेगा कि डेफिनेटली हीट को बाहर तो भेज नहीं सकता, तो क्या होगा? सिस्टम का जो टेम्परेचर है डेल टी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप यूं भी लिख सकते हैं, इस प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर दूसरा और देखो आप, सेकेंड इज, सपोज दिस इज अगेन वी हैव अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है हमारे पास और इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, एंडोथर्मिक। और इस एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेफिनेटली हीट को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एब्जॉर्ब करने पर, क्योंकि हीट बाहर से तो ये ले नहीं सकता, तो अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर को ये मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रोसेस में जो डेल टी की वैल्यू है, ठीक है, इट विल डिक्रीज, यानी चेंज इन टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव होगा और टेम्परेचर टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होते हैं, दोनों अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में हो तो उस समय उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी टेक द अटेंडेंस।